ओके, आज हम स्टडी कर रहे हैं हैंड। ठीक है, हमने शोल्डर, एल्बो सारे स्टडी कर चुके हैं और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है। इसको भी आप देख ही सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। हैंड पढ़ेंगे, हैंड में एनाटमी, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी मूवमेंट और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हैंड इंजरी। और फिर उसके बाद लास्ट में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो है फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन। फिजियोथेरेपी हम क्या क्या इंडिकेटेड होती है हैंड के केस में। तो हैंड क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सबसे फाइन मूवमेंट होती है, जिसमें एबिलिटी होती है फाइन टच, क्रूड टच, डीप टच, कनेस्थेटिक सेंस बहुत अच्छे से कैरी करती है। ये आपको इंफॉर्मेशन देती है ब्रेन को, क्योंकि यहाँ पर तीनों नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व एंड रेडियल नर्व की सप्लाई होती है। और यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोप्रियोसेप्शन की एक ब्रांचेस होते हैं। फाइन टच जितना हैंड देता है ना, जितने हैंड के साथ में आप टच फील कर सकते हैं फाइन टच को, शायद ही कोई ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर आप फाइन टच को फील कर सकते हैं। ठीक है ना। आंख बंद करके भी आप छू दें तो आपको पता चल जाएगा। डिफ एंड डम वालों के लिए बहुत ही, एक तरह से मान के चलो कि उनके लिए आँख ही होता है हाथ। जो डिफ एंड डम होते हैं, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए हाथ ही उनका ना आँख और कान दोनों होता है। ओके, चलो सबसे पहले एनाटमी पर आते हैं। एनाटमी, अल्नर न अल्नर अल्ना रेडियस और कार्पल के 4 बोन जो फर्स्ट रो में होते हैं, ये साथ में जुड़ते हैं तो रिस्ट जॉइंट बनता है। रिस्ट जॉइंट में जो मूवमेंट है, यही जॉइंट है बेसिकली, जो अप्रोच करते हैं एक दूसरे के साथ। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो अल्ना और रेडियस है, इसके साथ में भी जॉइंट बनते हैं, है ना। अल्नो रेडियल जॉइंट बोलते हैं उसे। और जो रिस्ट जॉइंट है बेसिकली एक कार्पल बोन जो 4 है फर्स्ट रो में, और जो अल्ना रेडियस है उसके साथ में बनते हैं ये। इसमें फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, ये मूवमेंट, अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन। अब इसके नीचे में आ जाती है हैंड। हैंड जो इन्वॉल्व होता है, ये रिस्ट जॉइंट इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि रिस्ट जॉइंट के साथ में हैंड जुड़ा होता है पूरी तरह से। इसमें कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन, है ना, एंड फ्लेंजेस, है ना। कार्पिल 4, मेटाकार्पिल, उसके बाद फ्लैंजेस, उसके बाद पीआईपी एंड डीआईपी जिसको बोलते हैं, है ना। कौन कौन से ऐसे मसल्स हैं जो हैंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हैंड की जो एनाटमी है वो बेसिकली इन्हीं ये सारे बोन्स से बनते हैं, और उसमें इन्वॉल्व होती है थिनार, हाइपोथिनार, इंटरसियाई, और एक और ग्रुप ऑफ मसल्स है, नाम बताओ उसका। चलो मैं 5 मिनट के लिए छोड़ता हूँ, याद करो, जरूर जरूर करो। एक ऐसा मसल्स जो बोन से ओरिजिन नहीं होता और नहीं बोन पर अटैच्ड होता है, जरूर बताऊंगा इसको, लास्ट में बता दूंगा, लेकिन याद करो। ओके, हैंड की जो सप्लाई है, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, जो रेडियल बोन के साथ में जो एरिया है वो रेडियल एरिया होती है, रेडियल नर्व की एरिया होती है। जो अल्ना की साइड की एरिया होती है वो अल्नर नर्व की होती है। जो डोर्सम ऑफ हैंड की होती है वो मीडियन नर्व की होती है एरिया। एक कुटेनियस सप्लाई है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुटेनियस सप्लाई को, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं डर्माटोम्स। एरिया सप्लाई बाय सेंसरी नर्व कॉल्ड, हाँ, डर्माटोम्स। एंड एरिया सप्लाई बाय टू मसल्स, उसको बोलते हैं मायोटोम्स। और एक होती है स्क्लेरोटोम्स। स्क्लेरोटोम्स क्या होता है, नर्व सप्लाई टू, नर्व सप्लाई टू बोन, हाँ, स्क्लेरोटोम्स बोलते हैं उससे। ठीक है, इसे स्क्लेरोटोम्स बोलते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए स्क्लेरोटोम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सपोज कि किसी की सप्लाई का एरिया, कोई ज्वाइंट है जिसमें ज्वाइंट के कारण से पेन हो रही है, तो एक तो है ज्वाइंट इंजरी हो गई, दूसरा कभी कभार उसकी रेफर्ड पेन भी आती है बोन तक।
जिसे बोलते हैं स्क्लेरोटोम्स की सप्लाई आ रही है। तो वो बड़ा इंडिकेशन होता है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ये जॉइंट्स की पेन है, मायोटोम्स की पेन है, या डर्मेटोम्स की पेन है, या फिर स्क्लेरोटोम्स की पेन है। तो अभी तक तो स्क्लेरोटोम्स के बारे में शायद कम ही आपने सुना होगा या फिर स्टडी किया होगा, लेकिन अब स्टडी करना स्टार्ट शुरू कर दो कि स्क्लेरोटोम्स क्या होता है और कौन सा जॉइंट बॉडी में किस नर्व का एरिया होता है। जैसे हमें अपर लिम्स और लोअर लिम्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना कि भाई इस एरिया में अगर कोई दिक्कत है तो ये मायोटोम्स या डर्मेटोम्स में इस नर्व की तकलीफ है। ओके, थिनार हाइपोथिनार मसल्स का जो इंपॉर्टेंस है वो हैंड के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा है। ये जो है ना, ये थिनार है, ये हाइपोथिनार है, ठीक है। अगर आप हैंड बनाओ, ठीक है ना, 1 2 3 ए, तो ए जो एरिया होती है ना, ए इतना, ये जो एरिया है ये कौन सी नर्व की है? और बाकी ये एरिया मीडियन नर्व, और बैक साइड से वो मीडियन नर्व की होती है, ठीक है ना। मीडियन नर्व की भी अगर देखोगे ना, तो अगर आप देखोगे इस तरफ से, तो अगर ये थंब है तो थंब के जो ए एरिया होता है ना, ये भी एरिया रीडल नर्व का होता है ना, ये एरिया भी रेडियल नर्व का होता है। ओके, इसमें फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, ये मूवमेंट है, और ये सारे जॉइंट्स के अलग अलग मूवमेंट होते हैं। और ये मूवमेंट टू प्लेन जिसको बोलते हैं ना, फ्लैक्शन एक्सटेंशन, आना। उसके बाद इसमें बहुत थोड़ी सी या बहुत माइल्ड सी रोटेटरी मूवमेंट होती है। अबडक्शन डक्शन फिंगर्स के होते हैं, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हैं, इसमें सबसे मेजर इन्वॉल्वमेंट होती है इंट्रोसियाई की। एक लम्ब्रिकल्स भी होते हैं, लम्ब्रिकल्स भी होते हैं। यही एक ऐसी मसल्स है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। ओके, अब आ जाते हैं, मूवमेंट हमने कर लिया, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हैंड जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। हैंड के केस में फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, लाइक कॉलेज फ्रैक्चर, उसमें हैंड इन्वॉल्व होता है, हैंड की डिविएशन हो जाती है, रिस्ट जॉइंट की डिविएशन हो जाती है। अगर किसी को शार्प इंजरी है, किसी को ब्लंट इंजरी है, किसी को ट्रोमेटिक इंजरी है, फ्रैक्चर हुए, इस केस में हैंड स्टिफनेस बहुत ही कॉमन है। हैंड स्टिफनेस में अगर कोई मेजर फ्रैक्चर है, हेयर लाइन नहीं है, हेयर लाइन है तो 3 वीक्स में हील हो जाएंगे वो, और विद इन 3 वीक्स हम मूवमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी कर देगा आपको कि हाँ जी मूवमेंट स्टार्ट कर दो, तो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब कोई फ्रैक्चर हो तो उसे 2 मंथ जरूर रेस्ट में जाना चाहिए। जब तक 2 मंथ की टाइमिंग ना ख़त्म हो तब तक उसके आइसोमेट्रिक और बहुत छोटे से मूवमेंट से स्टार्ट करें। अगर कोई नर्व इंजरी है तो क्या कर सकते हैं? नर्व इंजरी में गैल्वेनिक स्टिमुलेशन, ताकि मसल्स को बचाया जा सके, क्योंकि अगर आप नर्व इंजरी है और अगर आप स्टिमुलेशन नहीं लगाएंगे तो डिस्यूज एट्रोफी हो जाएगी। डिस्यूज एट्रोफी का मतलब है कि आपने किसी मसल्स का यूज नहीं किया तो उसकी बल्क कम हो जाती है। हैंड के केस में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या होती है कि इसमें स्टिफनेस बहुत जल्दी आती है, और स्टिफनेस का सबसे बड़ा कारण होता है सो मेनी नंबर्स ऑफ मसल्स, लिगामेंट और टेंडन, और इस बीच में फेसिया होना, ये स्टिफनेस का कारण होता है। क्योंकि हैंड में एक बार स्टिफनेस आ जाए तो उसको रिलीज करना मुश्किल काम होता है। इसलिए टाइम से, विद इन टाइम लिमिट अगर पेशेंट हमारे पास में आ जाता है तो हम उसे रिलीज करने की कोशिश करते हैं और मूवमेंट रिगेन भी हो जाती है, ठीक है ना। थंब की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप
पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं तो मूवमेंट चेक कैसे करेंगे कि किसकी इसकी कितनी अच्छी मूवमेंट है। तो एक तो आप पिंचर ग्रिप करवाएंगे, उसे काउंटिंग करवाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 5। अगर काउंट कर लिया इसका मतलब है कि उसके थिनार, हाइपोथिनार्स और उसके बाकी फिंगर्स के भी मूवमेंट इंटैक्ट है। अगर वो काउंट नहीं कर पा रहा इसका मतलब है कि उसके फिंगर्स के कहीं ना कहीं कुछ मसल्स में वीकनेस है ना। प्लस ये इस मूवमेंट को करवाएंगे, है ना, थंब के छोटे मूवमेंट को ग्रिप करके दिखाएंगे उसे। ग्रिपिंग भी अलग अलग होती है। हैंड की ग्रिपिंग सिलिंड्रिकल ग्रिपिंग हो गई, जैसे बॉल को पकड़ने के लिए बोलो उसे। फिर उसके बाद उसको सिलेंड्रिकल, ये स्फेरिकल ग्रिपिंग है। सिलिंड्रिकल ग्रिपिंग जैसे किसी रॉड को पकड़ने के लिए बोलो उससे। उसके बाद पेंसिल, जैसे पेन है या पेंसिल है उसको पकड़ने के बोलो। इससे पता चल जाता है, अगर आप उसे पुल करोगे, इजीली पुल हो गया, इसका मतलब है ग्रिप उसकी अच्छी नहीं है। पेंसिल ग्रिप उसकी या पेन ग्रिप अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके हैंड मसल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है। सेंसेशन चेक कर सकते हैं। आंख, पेशेंट को बोला आंख बंद करो और आप टच करोगे, बहुत ही फाइन टच करोगे, देखो कि उसमें काउंट करता है कि नहीं करता है, उसको पता चलता है कि नहीं चलता है। अगर फाइन टच नहीं है तो डीप टच चेक करें और उसको कस के दबा कर देखें। इससे भी नर्व की इन्वॉल्वमेंट पता चल जाती है कि नर्व किस लेवल पर इन्वॉल्व है ना। लाइक कोई ब्रेकियल प्लेक्सस है तो उसके हैंड मसल्स काम नहीं करते, फोर आर्म मसल्स काम नहीं करते। तो ये भी आपको चेक करने की जरूरत होती है कि आपकी इसकी फाइन टच नहीं है, क्रूड टच नहीं है, डीप टच नहीं है। और कनेस्थेटिक सेंस क्या होती है? कनेस्थेटिक सेंस क्या होता है? अब जैसे कि किसी ने हाथ को बंद किया, अब उसको पता हो गया आंख बंद करने के बाद भी कि हमने पूरी तरह से हाथ को बंद कर लिया, लेकिन अगर किसी को पता ना चले, कनेस्थेटिक सेंस, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पता नहीं चलता कि वो एक्चुअली, कनेस्थेटिक सेंस एक ऐसी सेंस है जो डिग्री ऑफ मूवमेंट देता है, हमें बताता है ब्रेन को कि आपके ब्रेन मूवमेंट जो हम कर रहे हैं ना वो कितने डिग्री फ्लैक्स है, कितनी डिग्री एक्सटेंशन में है। अब सपोज कि हमने 90 डिग्री फ्लैक्स किया, लेकिन आंख करने के बाद मुझे मालूम चल रहा है कि हमने 45 डिग्री किया, इसका मतलब है उसकी जजमेंट गलत है। कनेस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी नहीं है। कनेस्थेटिक सेंस की दिक्कत तभी होती है जब स्पाइनल कॉर्ड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो। कॉमनली कनेस्थेटिक सेंस कभी खराब नहीं होती जब आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो। ये हमेशा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम में कॉमन है। कनेस्थेटिक सेंस, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं अपना नी जॉइंट कितना बेंड कर रहा हूँ। ओके। फिजियोथेरेपी में एक सबसे इंपॉर्टेंट और है यूज ऑफ मोडेलिटीज, कि आप क्या क्या मोडेलिटीज यूज करेंगे। अगर आपको स्टिफनेस है और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और स्टिफनेस के साथ में, तो आप डीप हीट थेरेपी यूज करेंगे, मेडिकेटेड बैक्स थेरेपी यूज करेंगे, आप मॉइस्चर हीट यूज करें। इसके बाद उसके फेसिया को रिलीज करें। फेसिया को रिलीज करने के लिए या स्कार को रिलीज करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है अल्ट्रासोनिक थेरेपी, है ना। डीप नहीं दोगे, सुपरफिशियल दोगे, है ना। 3 मेगा हर्ट्ज वाली आप अल्ट्रासोनिक यूज करोगे और टाइमिंग थोड़ा सा लंबा, 10-12 मिनट के लिए। डिपेंड ये करता है, पहले मैंने बता दिया है कि उसके जो डोजेज होते हैं अल्ट्रासोनिक के, ये डिसाइड करता है कि हम कितना टाइम के लिए कितने एरिया में दे रहे हैं। अगर आपका एरिया छोटा है तो ऑब्वियसली आप टाइम भी कम रखोगे उसको देने के लिए। ओके, इसमें स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है अगर नर्व इन्वॉल्व है तो। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो आप टेंस आईएफटी दे सकते हैं, प्लस साथ साथ में उसको लोकल ऑइंटमेंट, डेक्लोफेनिक, एक्लोफेनिक, ये ऑइंटमेंट उसको आप रिकमेंड करें। और जब भी आप ट्रीटमेंट देते हैं तो इसमें खुद भी आप लगाएं उसे, प्लस साथ साथ में देख लें कि डॉक्टर ने क्या क्या उसको बोला हुआ है करने के लिए। ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोला हुआ है कि इसको 2 से 3 बार ऑइंटमेंट लगानी है अफेक्टेड एरिया में, जिस एरिया में आपकी तकलीफ है, तो आप उससे कम ना करें, आप भी उसी पैरामीटर्स पर चलें। अभी आ गई है एक बहुत ही एडवांस तरीका, ये है कि आप सिलिकॉन जेल बॉल के साथ में एक्सरसाइज करवाएं पेशेंट को। सिलिकॉन जेल बॉल का बेनिफिट क्या होता है कि वो बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी में होती है। जैसे अब किसी को स्फेरिकल ग्रिप को बढ़ानी है तो बॉल यूज करें, लेकिन साथ साथ में उसके टिप ऑफ फिंगर को भी दबाने की कोशिश करें। बोलें कि उसको टिप ऑफ फिंगर्स उस सिलिकॉन बॉल में प्रेस करो, डाउन प्रेस करो, नीचे की तरफ प्रेस करो।
अगर किसी की कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करनी है तो क्या करेंगे? किसी का सपोज कि वो पेन लिख नहीं रहा, क्योंकि हैंड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि एक बार इसमें इंजरी हो जाए या स्टिफनेस आ जाए तो उसका लिखना बंद हो जाता है, पेन पकड़ना बंद हो जाता है, स्पून पकड़ना बंद हो जाता है, उसके साथ में उसकी डेली एक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक तो सबसे पहले उसको ज़रूर ये बोलें कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास में जाओ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत सारे मूवमेंट हम खुद भी जानते हैं, लेकिन रेफ़र ज़रूर करें पेशेंट को, क्योंकि वो एक अलग ही डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि वो रिक्रिएशनल मूवमेंट की जाती है। नई-नई मूवमेंट सिखाया जाता है उसको। अब किसी ने सपोज़ कि साइन करना छोड़ दिया, स्टिफनेस है उसकी, पैरालिसिस के कारण से कोई दिक्कत है, हैंड की दिक्कत आ गई है, तो आप तो उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, उसका बाकी मूवमेंट तो प्रोग्रेस ही नहीं होगा ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास में भेजें और वहाँ पर जो मूवमेंट होती है उसको रिक्रिएशनल वर्क बोलते हैं कि नए ढंग से फिर से चीज़ों को सीख जाना, ठीक है? अब हम आ जाते हैं, करके देखते हैं कि हैंड के स्टिफनेस में ग्लाइडिंग कैसे देते हैं, जैसे कार्पल बोन का ग्लाइडिंग कैसे देते हैं, मेटाकार्पल का कैसे देते हैं, पीआईपी का कैसे देते हैं, डीआईपी का कैसे देते हैं, है ना? ये ग्लाइडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और किस पोजीशन में देते हैं पेशेंट को। ये नहीं कि पेशेंट को खड़े-खड़े हमने ट्रीटमेंट दे दिया, बिल्कुल गलत। पेशेंट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है ट्रीटमेंट के टाइम में और वो ज़रूरी है, ठीक है? आ जाओ, इधर आ जाओ, लेकर के इस तरफ आ जाओ। आप यहीं बैठे रहो, यहीं बैठे रहो। जैसे पेशेंट सपोज कि एक पेशेंट है, इसका राइट हैंड में हमने ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है ना? अब राइट हैंड में हमने रिस्ट जॉइंट है, इसके आगे के सारे ऐसा कोई तकलीफ है जिसमें इसके कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस ये सब स्टिफ है। इसके मसल्स भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे, जैसे कि थिनार नहीं दिख रहे, हाइपोथिनार नहीं दिख रहे, इंट्रोसियाई नहीं दिखते तो क्या दिखेगा ना, ये बीच-बीच में गैप दिखेगा, है ना? तो इसमें क्या करते हैं, एक पोजीशन पर गए और इसी पोजीशन में सबसे बेहतर होता है ग्लाइडिंग। जैसे हमने कार्पल बोन का ग्लाइडिंग दे रहे हैं, ये प्रोक्सिमल 4 बोन है, डिस्टल 4 बोन है। तो इस तरह से पकड़ा हमने और 1 बाय 1 ग्लाइड किया, 1 बाय 1 ग्लाइड किया, 1 बाय 1 ग्लाइड किया, है ना? उसके बाद डिस्टल आ जाए, ये ग्लाइड किया, ये ग्लाइड किया। अब मेटाकार्पल करोगे ना तो साथ में कार्पल का भी हो जाएगा। अब मेटाकार्पल का ये जॉइंट ग्लाइड कर दिया है। मैंने पहले बताया हुआ है, प्रोक्सिमल पार्ट को होल्ड करेंगे, डिस्टल पार्ट को मूव करेंगे, ठीक है? उसके बाद कार्पल मेटा कार्पल के बीच वाले सार के पॉइंट को इस तरह से मोबिलाइज करेंगे, इस तरह से ए ए यहां से हम ट्रैक्शन दे करके मोबिलाइज करेंगे, रोटेटरी मूवमेंट इस तरह से। ध्यान से देखो, इसमें स्टिफनेस बहुत तेजी से रिलीज होती है पेशेंट की, बहुत तेजी से। फिर यहां होल्ड कर लिया, या फिर सिर्फ एक इंडेक्स फिंगर को पकड़ लिया हमने और यहां से स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, है ना? अब उसके बाद जब इसको फ्लैक्शन और एक्सटेंशन देना है तो हमें इस पोजीशन में आनी है और 1 बाय 1 इस तरह से फ्लैक्स करेंगे, इस तरह से फ्लैक्स करेंगे, इस तरह से फ्लैक्स करेंगे, इस तरह से। अगर स्टिफनेस ज़्यादा है तो कैसे करेंगे? इसको इस तरह से करेंगे, ग्रिप करेंगे और इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे और ये 1 2 यहाँ पर रिस्ट जॉइंट होल्ड रहेगी पूरी तरह से, यूं ये एक्सटेंशन कैसे करेंगे? यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे, यूं 1 2 3 4 5 इस तरह से। साथ में ये भी रिस्ट जॉइंट का भी देंगे, है ना? इस तरह से, इस तरह से नहीं करेंगे कभी भी, पूरी तरह से पूरा नहीं करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। किस एरिया में हमने देना है ये देंगे। एमएफआर कैसे देते हैं? सपोज कि लॉन्ग मसल्स ऑफ फोरहैंड फ्लैक्सर इन्वॉल्व है, जब लॉन्ग फ्लैक्सर्स इन्वॉल्व है, सारे फ्लैक्सर्स डीआई पर जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं जाकर के, इस एरिया में जोड़ते हैं। तो ये सारे एरिया को आप डीप मसाज दोगे, इस तरह से, इस तरह से दोगे, इस तरह से दोगे, इस तरह से दोगे। ए
और इसी एरिया पर आपको अल्ट्रासोनिक भी देनी है, क्योंकि ये लिगामेंट और टेंडन का जो एरिया है ना, जो टेंडन आ रही है ना, जैसे मोड़ो, फिंगर से मोड़ो, ये दिख रहा है ना टेंडन, देखो दिख रहा है ना, इसी टेंडन पर स्टिफनेस होती है, यही चिपक जाता है बीच में, इस एरिया में भी देंगे आप, है ना। सपोज कि नकल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ है ना, तो इसको आप अलग से ग्लाइड दोगे इस तरह से, ये इसकी सप्लाई भी जो होती है ना, वो रेडियल नर्व, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, और एक डीप आर्च बनता है, एक सुपरफिशियल आर्च बनती है ना, तो इसकी ब्लड सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप पल्स फील कर सकते हैं इस एरिया से, है ना। टू कितना, 1 फिंगर करते हैं, 2 फिंगर लगाते हैं, 3 फिंगर लगाते हैं, 3 लगाते हैं, एक से बंद कर देते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं पल्स को, और इससे फील करते हैं इस तरह से, बेहतर फील होगा। अगर आपने इसको बंद नहीं किया यहाँ से आर्टरी से, इस प्रेशर देते हैं इससे प्रेशर दे दिया, इससे फील किया, तो अच्छी आपकी फील होगी। ओके, इट इज ऑल अबाउट, ओके, थैंक यू।